हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 1 और 2 में आपने पढ़ा ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस को कितने तरीके से बांटा गया। ठोस को बांटा गया स्ट्रक्चरल यूनिट्स के आधार पे 2 पार्ट में। पहला रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा टर्म रहा एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस यानी अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा। इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया 4 पार्ट में। आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड। यानी आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस और धात्विक ठोस के रूप में। इसके बाद आपने पढ़ा ब्रैग समीकरण क्या है और आपने प्रूव भी किया ब्रैग्स इक्वेशन को 2d sin theta is equal to n lambda where lambda is equal to wavelength of x-ray, यानी जो लैम्डा था एक्स-रेज की वेवलेंथ थी। स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक लिखी हुई है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस यानी द्विक-जालक बोला जाता है। हमने आपको सॉलिड स्टेट के डिफिनीशन में इस वर्ड का यूज किया था लैटिस के बारे में हमने बताया था। तो स्टार्ट करते हैं लैटिस है क्या। तो बात करते हैं लैटिस की। लैटिस या स्पेस लैटिस किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी भी क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई यानी उनके घटक कणों का 3 डायमेंशनल त्रिविमीय क्षेत्र में रेगुलर अरेंजमेंट, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है स्पेस लैटिस या उसे लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और स्पेस लैटिस में किसी भी क्रिस्टल के संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करने के लिए पॉइंट्स का यूज किया जाता है और उसी पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। यानी जब भी आप जिक्र करेंगे स्पेस लैटिस का तो स्पेस लैटिस में स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को शो करने के लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं पॉइंट्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स का एक ऐसा 3 डायमेंशनल ग्रुप जब आपस में ज्वाइंट होता है 3 डायमेंशनल में ही तो बनाता है स्पेस लैटिस। देखते हैं कैसे ये बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं जिनको बोला जाएगा लैटिस पॉइंट्स। और ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण की स्थिति को शो करते हैं। तो यहां पे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए, इनको आपस में ऐसे मिक्स करते हैं। यहां पे दिखाते हैं, ये यहां से ऐसे बन गए, तो मिक्स कर देते हैं। फिर यहां से ये यहां पे चले आए, फिर यहां से चले आते हैं, ये यहां पे आ गए और ये यहां आ जाते हैं। अब यहां पे भी कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखा देते हैं, इनके साथ इस तरह का इनका 3 डायमेंशनल और रेगुलर अरेंजमेंट बनता चला जाएगा। ये यहां से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे इनको शो करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है स्पेस लैटिस। और यहां पे आपने देखा इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्थिति को भी दर्शाया जा रहा है और यही जो स्थिति दर्शाई जा रही है इस पॉइंट्स के थ्रू, इसी पॉइंट्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट्स। तो फिर से एक बार स्टार्ट से समझाते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे स्पेस लैटिस क्या है। स्पेस लैटिस का जिक्र था यहाँ पे। स्पेस लैटिस यानी किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें से 3 हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल यूनिट में ये तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चरल यूनिट का 3 डायमेंशनल और रेगुलर अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल और रेगुलर
मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ही उसका स्पेस लैटिस या फिर लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और इस क्रिस्टल लैटिस को शो करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को शो करने के लिए पॉइंट्स का यूज किया जाता है। उसी पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। हिंदी में बात करें तो बोला जाता है जालक बिंदु। ये जालक बिंदु क्या होते हैं? जालक बिंदु जो होते हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कणों की स्थिति को दिखाते हैं किसी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस में। ये क्रिस्टल का स्पेस लैटिस है, इसमें जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही पॉइंट्स कहलाते हैं जालक बिंदु। यानी स्पेस लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं स्पेस लैटिस में। बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहां पे लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस, यानी द्विक जालक के स्पेस लैटिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, पहला, सबसे पहला नंबर 1 की बात करें तो स्पेस लैटिस का एवरी पॉइंट, इस स्पेस लैटिस का जो भी बिंदु है, हर बिंदु घटक कणों की स्थिति को शो करता है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स की स्थिति को शो करता है। यानी सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें तो जितने भी आपको स्पेस लैटिस में जो भी पॉइंट्स ये आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, हर पॉइंट्स घटक कण की स्थिति को शो करता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करें तो स्पेस लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो परिवेश में बिल्कुल एक समान रहते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, एक समान परिवेश में पाए जाते हैं। थर्ड क्वालिटी की बात करते हैं, यानी 2 क्वालिटी हमने आपको क्या बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहा कि स्पेस लैटिस का जो भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट घटक कण की स्थिति को शो करता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्थिति को बताता है। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकेंड नंबर की बात हमने कही कि स्पेस लैटिस का जो भी जालक बिंदु होता है यानी लैटिस पॉइंट्स होता है वो परिवेश में बिल्कुल समान होता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं, कुछ अपना भी तो लक्षण होगा इसका, इन्हीं की बात कर लेते हैं। क्या है ये स्पेस लैटिस? तो लैटिस पॉइंट्स का एक छोटा, बिल्कुल छोटा 3 डायमेंशनल ग्रुप, जिसकी पुनरावृत्ति 3 डायमेंशनल में करने पे इस स्पेस लैटिस का निर्माण हो जाता है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो लैटिस पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस लैटिस पॉइंट्स का छोटा छोटा एक 3 डायमेंशनल ग्रुप ले और उसकी पुनरावृत्ति 3D में कर दे तो आपको मिल जाएगा स्पेस लैटिस का पूरा स्ट्रक्चर। और याद रखिए जिस छोटे 3 डायमेंशनल ग्रुप की बात हमने की है वही छोटा 3 डायमेंशनल ग्रुप ही तो कहलाता है यूनिट सेल। यानी अगर हम इस छोटे से ग्रुप की बात कर लें, एक छोटा सा 3 डायमेंशनल ग्रुप है और इसी हमने छोटे से 3 डायमेंशनल ग्रुप का ही नाम दिया है यूनिट सेल। क्या है ये यूनिट सेल? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये यूनिट सेल क्या होते हैं। यानी चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं यूनिट सेल की तरफ। किसको बोला जाता है यूनिट सेल? पूरा क्या रहा आपका स्पेस लैटिस का जिक्र किया हमने, ये सारे स्ट्रक्चर जो बनते हुए नजर आया आपको, ये सब स्पेस लैटिस कहलाते हैं। लेकिन स्पेस लैटिस की कुछ क्वालिटी रही, इस स्पेस लैटिस को छोटे छोटे पॉइंट से शो किया जाता है, हमने पहले ही जिक्र किया। इस छोटे पॉइंट्स को बोला जाता है जालक बिंदु कहते हैं इन्हें, या इन्हें बोला जाता है लैटिस पॉइंट्स। जालक बिंदु पे, लैटिस पॉइंट्स पे जो भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो घटक कणों की स्थिति है, वही उसकी संरचनात्मक इकाई की स्थिति होगी। यानी संरचनात्मक इकाई में आपका एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं, उन्हीं की ये स्थिति को शो करता है। और जब इन्हीं स्थिति में से कुछ पॉइंट्स के ग्रुप को लेकर के, 3 डायमेंशनल ग्रुप को लेकर के अगर हम वापस उनकी 3D में रिवीजन करने लगे, पुनरावृत्ति करने लगे, तो हमको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है स्पेस लैटिस। और जिस छोटे ग्रुप की बात हमने की उसी छोटे ग्रुप को बोला जाता है यूनिट सेल। तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे अब यूनिट सेल की तरफ। तो इनको कर देते हैं इरेज। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका यूनिट सेल। हिंदी में बात करें तो बहुत काफी सारे वर्ड बनते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई या इसको मात्रक भी कहते हैं। हिंदी में सेल का मतलब कोशिका होती है। तो यहाँ पे आपका नाम
अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो मात्रक कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका या इकाई सेल से नाम से भी ये जाना जाता है। क्या है ये यूनिट सेल? चर्चा करते हैं इस यूनिट सेल में। दिखाया भी हमने आपको यूनिट सेल क्या होता है, यानी जब स्पेस लैटिस का जो स्ट्रक्चर बड़ा दिखाई दिया, उस स्पेस लैटिस का छोटा सा पार्ट जिसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क में हम बार बार रिवीजन करें तो पूरा स्ट्रक्चर हमको शो होने लगे, वही छोटा पार्ट तो कहलाया यूनिट सेल। तो चर्चा करते हैं यूनिट सेल के बारे में भी, आपको दिखाते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे आपने देखा अभी यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर शो करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये रहा आपके यूनिट सेल का सबसे पहला स्ट्रक्चर जिनकी बात हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये रहा आपके यूनिट सेल का स्ट्रक्चर यहां से। और यहां पे जो पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं इनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स बोले जाते हैं। ये सभी के सभी आपके लैटिस पॉइंट्स हैं। अब इस लैटिस पॉइंट्स का जब ग्रुप 3 डायमेंशनल में क्रिएट होता है, यानी इस लैटिस पॉइंट्स का जो 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है, लैटिस पॉइंट्स का एक 3 डायमेंशनल ग्रुप और इनसे बना एक शेप, और इसी शेप को जब दोबारा 3D में पुनरावृत्ति कर देंगे, दोबारा 3 डायमेंशनल नेटवर्क में इनको रिवीजन कर दें, बार बार दोहरा दें, तो इन्हीं से बनता है पूरा स्पेस लैटिस। और यही छोटा पार्ट आपका क्या कहलाया? यूनिट सेल कहलाया। यानी डिफिनीशन की बात करें तो क्या होते हैं ये यूनिट सेल? तो डिफिनीशन पे आते हैं, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम लैटिस पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बात कहा? किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम लैटिस पॉइंट्स यानी जालक बिंदु का 3 डायमेंशनल ग्रुप जिसकी 3D पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं यूनिट सेल। यानी एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम लैटिस पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल ग्रुप। ध्यान से दीजिएगा वर्ड, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम लैटिस पॉइंट्स यानी जालक बिंदु का 3 डायमेंशनल ग्रुप, त्रिविमीय समूह जिसकी 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय पुनरावृत्ति करने पर पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, उसी छोटे पार्ट को बोला जाता है यूनिट सेल। और हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि ये जो यूनिट सेल होते हैं स्पेस लैटिस का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है। और यहाँ जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब लैटिस पॉइंट्स हैं, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कणों की स्थिति को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको जानते हैं विस्तार से, इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है आपको। इनके पढ़ने से पहले इनके पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें 8 कार्नर आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, 8 कार्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। यानी इस यूनिट सेल की क्वालिटी की बात कर लें तो इस यूनिट सेल में आपको 8 किनारे दिखाई दे रहे होंगे, 8 कार्नर होंगे। सेकेंड, आपको यहाँ पे साइड, ये वाली साइड ध्यान दीजिए, ये अलग अलग ये जो साइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 साइड्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 3 साइड्स दिखाई दे रहे हैं। और ये साइड्स नहीं, इसमें एंगल भी नजर आ रहे होंगे आपको। अगर हम ये एक्स एक्सिस की तरफ चले जाएं, यहां पे चले आते हैं वाई एक्सिस की तरफ, ये आपका वाई है, और नीचे आ जाते हैं तो इसको बोल दिया गया जेड एक्सिस। अगर हम इसको जेड एक्सिस कह दें तो यहाँ पे आपको क्रिस्टल पैरामीटर्स का जिक्र होगा, क्रिस्टल पैरामीटर्स की बात होगी जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये क्रिस्टल पैरामीटर्स क्या है। तो क्रिस्टल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल पैरामीटर्स जिनकी जरूरत पड़ेगी पढ़ना, इन्हीं से लेकर के है क्रिस्टल पैरामीटर्स। क्रिस्टली पैरामीटर क्या होते हैं? तो चलिए क्रिस्टली पैरामीटर क्या है। यहाँ पे जो ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्सिस पे जितनी लेंथ रहती है वो लेंथ एज लेंथ कहलाती है, या उसको एक्सियल डिस्टेंस कहते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल की बात हमने की, और उस 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस पे यूनिट सेल का जितना पार्ट आया हो, वाई एक्सिस पे जितना पार्ट आया हो, और जेड एक्सिस पे जितना पार्ट आया हो, वो कहलाता है उसका एक्सियल डिस्टेंस, या उसको एज लेंथ कहते हैं। तो इस क्रिस्टल पैरामीटर्स में आपको बात करनी है एज लेंथ की, या फिर इस एज लेंथ को बदल दें तो इसको बोला जाता है एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस की बात करनी है। हिंदी में बात करें तो बोला जाता है अक्षीय दूरी। तो हमको अक्षीय दूरी यानी
एक्सियल डिस्टेंस की बात करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये किसी न किसी एंगल पे तो मिलेंगे आपको। ये 90 पे भी हो सकते हैं, 90 से डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एंगल जितने बनते आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाए इनके एक्सियल एंगल, या इनको इंटरफेरेंस एंगल भी बोला गया। तो ये एक्सियल एंगल है आपके, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक्सियल एंगल यानी अक्षीय कोण क्या होते हैं। तो इन दोनों को क्रिस्टल पैरामीटर्स कहा जाता है। यानी एक्सियल डिस्टेंस क्या है, ये ए बी सी, ये एक्सियल डिस्टेंस होता है, और अक्षीय कोण क्या होते हैं, ये कहलाएंगे आपके अल्फा, बीटा और गामा, यानी अक्षीय कोण होते हैं। तो ए बी सी ये एक्सियल डिस्टेंस हो गया। एक्सियल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अगर ये एक्स पे चला गया डिस्टेंस ए हो, वाई पे चला गया डिस्टेंस बी हो, और जेड पे चला गया डिस्टेंस सी हो। ये एक्सियल डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे ए चला, वाई एक्सिस पे बी चला, और जेड एक्सिस पे कितना चलता है, ये सी चलता है। तो यहाँ पे ये आपका जो डिस्टेंस है इसको कहा गया अक्षीय दूरी, और इनके बीच का जो कोण होता है, इनके पेयर्स के बीच का जो कोण होता है, वो कहलाता है इनका एक्सियल एंगल। यानी पेयर ऑफ एज, किनारों के युग्मों से जो कोण बनते हैं, इन किनारों के युग्मों से, मतलब इनके और इनके बीच का, तो ये तो युग्म हो गए, इन किनारों के युग्मों से जो कोण बनते हैं वही कहलाते हैं अक्षीय कोण। तो यहाँ पे आपने देखा y और z के बीच का जो एंगल बनता है ये होगा आपका अल्फा। यहां से देखेंगे तो c और a के बीच का जो एंगल होता है ये कहलाता है बीटा, और a और बीच के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कहलाएगा आपका गामा। तो अल्फा बीटा गामा यानी अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं, और एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी, इन्हीं को सामूहिक रूप से बोला जाता है क्रिस्टल पैरामीटर्स। क्योंकि जिक्र करना है हमको, यूनिट सेल के टाइप्स की बात करनी है, और इस यूनिट सेल के टाइप्स के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। एज लेंथ के साथ साथ आपका एक्सियल एंगल भी यानी अक्षीय कोण भी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सियल डिस्टेंस क्या है, तो एक्सियल डिस्टेंस जो होते हैं ये जितने भी आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं यानी ए और बी, इस भी एज लेंथ का जो पेयर होगा उसके बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को कहते हैं एक्सियल एंगल। और एक्सियल डिस्टेंस यानी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बीच का जो डिस्टेंस, बीच का जो रिलेशन है उसी को या इन्हीं को एक साथ सामूहिक रूप से क्रिस्टल पैरामीटर्स कहते हैं। ये इनका चलिए यूनिट सेल को करते हैं डिवाइड। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने तरह का होता है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल को डिवाइड किया गया बेसिस के थ्रू। तो दो तरीके से डिवाइड किया गया यूनिट सेल को, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, इसी के बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला पार्ट जिसको सिंपल या सेल या फिर बेसिक सेल या प्रिमिटिव सेल बोला गया, और सेकेंड पार्ट जिनको कहा गया सेंटर्ड सेल। बाद में सेंटर्ड सेल को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। ये सेंटर्ड सेल 3 टाइप्स के होते हैं, BCC, यानी इसका मतलब हुआ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC पहला पार्ट रहा इनका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट की तरफ जो आया उसको बोला गया FCC। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेकेंड टर्म रहा यहाँ पे। और थर्ड की बात कर ले, तीसरे टर्म की बात कर ले तो वो रहा यहाँ पे ECC। ECC का मतलब होता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया गया 3 अलग अलग पार्ट में। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट रहा BCC, सेकेंड पार्ट रहा FCC, थर्ड पार्ट रहा इनका ECC। BCC क्या होता है, तो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। FCC फुल फॉर्म क्या है इनका, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और थर्ड पार्ट रहा इनका ECC यानी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो 3 पार्ट में सेंटर्ड सेल को डिवाइड किया गया। लेकिन इधर चले आए तो सिंपल या बेसिक सेल ये होते क्या है। चलिए बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो बात करें अगर डिफिनीशन की
तरफ सिंपल या बेसिक सेल क्या होते हैं और सेंटर्ड क्या सेल क्या होते हैं हमने जिक्र किया। इनका जो डिवीजन किया गया था, इनका जो विभाजन किया गया, वो संरचनात्मक यूनिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, घटक कण कहाँ रहते हैं, उन्हीं के बेसिस पे तो किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे दो पार्ट में इनको बांटा गया। तो सबसे पहला जो सिंपल या बेसिक या फिर प्रिमिटिव सेल था, क्या होते हैं ऐसे यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। यानी सिंपल या बेसिक या प्रिमिटिव सेल की बात करेंगे तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी घटक कण होंगे, जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, हर घटक कण केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। यानी अगर बात करें क्या होते हैं ये, तो सबसे पहले आपने देखा कि जितने भी सिंपल या बेसिक या प्रिमिटिव सेल क्या है, ऐसे यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, बाकी यूनिट सेल के कहीं भी प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसे यूनिट सेल को बोला जाता है सिंपल, ये बेसिक या फिर इनको कहते हैं प्रिमिटिव सेल। बात करते हैं ये सेंटर्ड सेल क्या होते हैं। सेंटर्ड सेल किसको कहा जाता है, तो सेंटर्ड सेल मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, हर हाल में कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा यानी किनारे के अलावा भी इनके किसी विशेष फेस पे या फिर इनके बिल्कुल एंड में, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यूनिट सेल कहलाते हैं सेंटर्ड सेल। और इस सेंटर्ड सेल को बांटा गया तीन पार्ट में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी सिंपल बेसिक सेल की बात कर ले, क्या होंगे ये सिंपल बेसिक सेल। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सिंपल बेसिक सेल में आपको नजर आएगा कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहते हैं, केवल कॉर्नर पे ही दिखाई देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिखाई दिया, ये सिंपल बेसिक यूनिट सेल का मिला है आपको। लेकिन बढ़ जाए अगर हम सेंटर्ड सेल की तरफ, तो सेंटर्ड सेल में आपको कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो नजर आएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में, कहीं इनके फलक पे, कहीं इनके फेस पे, कहीं ना कहीं प्रेजेंट और भी मिलेंगे। तो सेंटर्ड सेल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमने बनाया एक यूनिट सेल और इस यूनिट सेल में हम दिखाते हैं क्या है ये सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया यूनिट सेल और यूनिट सेल के डिफिनीशन में हमने दिखाया आपको कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको कॉर्नर पे बिल्कुल दिखाई देंगे, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहते ही हैं। यहाँ पे हमने कॉर्नर दिखा दिया, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा ये इनके फेस पे भी हो सकते हैं या फिर इनके बिल्कुल एंड में हो सकते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल कहलाए सेंटर्ड सेल। यानी सिंपल या बेसिक या प्रिमिटिव सेल क्या थे, तो वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं सिंपल बेसिक या फिर उनको प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। लेकिन सेंटर्ड सेल क्या है, वह यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के अतिरिक्त कॉर्नर पे रहेंगे, लेकिन इनके अलावा, कॉर्नर पे तो हर हाल में मौजूद मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा वो कहीं उनके फेस पे या उनके बॉडी में या कहीं भी प्रेजेंट हो तो वो कहलाते हैं सेंटर्ड सेल। और इस सेंटर्ड सेल की तीन तरह की संरचना तो बन सकती है। पहली संरचना जो आपको दिखाई दे रही है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेकेंड संरचना जो आपको नजर आई एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और थर्ड वाली है ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जैसा कि इसके नाम में आपको स्पष्ट लग रहा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है ये, यानी वह सेंटर्ड सेल का ही तो ये पार्ट है, वह सेंटर्ड सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर के अलावा इनके बॉडी में बिल्कुल अंतः केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच स्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। थर्ड टर्म, सेकेंड वाले टर्म की तरफ बढ़े तो एफसीसी में वर्ड है फेस, यानी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा उनके फेस पे यानी फलक पे पाए जाते हैं, वो कहलाएंगे एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और थर्ड टर्म की तरफ बढ़े तो लिखा है ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ऐसा यूनिट सेल या वह सेंटर्ड सेल जिसमें घटक कण आमने सामने के किन्हीं दो फेस पे या दो अपोजिट फेस पे पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बना के दिखाते हैं आपको कि ये यूनिट सेल बनते कैसे, कैसे ये प्रिपेयर होते हैं। तो चलिए इनको करते हैं थोड़ा सा इरेज और बताते हैं आपको कि कैसे बनेगा ये बीसीसी। देखिए यहाँ पे
हमने एक यूनिट सेल का जिक्र किया, यहाँ पे हमने बनाया एक यूनिट सेल और इस यूनिट सेल से हम दिखाते हैं बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बीसीसी को। यहाँ पे हमने बनाया इस यूनिट सेल को, यहाँ देखिए इनको हम दिखाते हैं कॉर्नर पे बिल्कुल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे हमने प्रेजेंट भी करा दिया और इसके साथ साथ एक एटम से एक मॉलिक्यूल जो होगा बिल्कुल इनके बीचों बीच यहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है बीसीसी। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा बीसीसी का, बिल्कुल इनके बीचों बीच पाए जाते हैं। सेकंड लिखा है एफसीसी। क्या है ये एफसीसी? एफसीसी का मतलब क्या होगा? तो वह सेंटर्ड सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बिल्कुल इनके फेस पे पाए जाते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर अगर आपको ले जाता है बीसीसी की तरफ, तो एफसीसी का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एफसीसी के स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको एफसीसी का एक स्ट्रक्चर बनाकर। तो ये आपका शेप रहा बीसीसी का। यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं एफसीसी का स्ट्रक्चर किस तरफ से चला। तो यहाँ पे दिखाते हैं एफसीसी को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे बिना डाउट, यहाँ पे ये रहते हैं। यानी सेल चाहे बेसिक हो या सेंटर्ड हो, आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल दिखाई देंगे इनके कॉर्नर पे। अब इसके बाद आता है जिक्र ये फेस पे कैसे होते हैं। तो ये आमने सामने के ये हर फेस पे, इनमें 6 फेस आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये क्यूब है यानी घन है और एक घन के अंदर आपको 6 अलग अलग फेस नजर आएंगे। जैसे एक रूम है, उस रूम में 6 फेस होते हैं, एक इधर, एक उधर, एक इस साइड में, एक यहाँ और एक ऊपर, और एक आपका फ्लोर हो जाएगा, एक फर्श हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ भी वही चीज है कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको कॉर्नर पे बिल्कुल नजर आएंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा भी प्रेजेंट होंगे। कहाँ? तो वो होते हैं फेस पे। एक यहाँ फेस पे हो गया, एक इस फेस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पीछे और एक सामने की तरफ। तो ये कहलाया एफसीसी। और थर्ड टर्म की बात करते हैं तो ईसीसी। क्या है ये ईसीसी? तो वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी घटक कण 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। यानी एक यहाँ पे हुआ तो इसका जो जस्ट अपोजिट फेस होगा उस फेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर हुआ है आपका एफसीसी का। बात कर लेते हैं ईसीसी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं ईसीसी की तरफ। यहाँ बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जो कि शो करेगा ईसीसी को। यहाँ पे हमने दिखा दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहला काम आपको करना है कि यूनिट सेल के जितने कॉर्नर हो, हर कॉर्नर पे आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाना है, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो सेंटर्ड हो। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं सेंटर्ड सेल को। यहाँ पे हमने दिखाया कि एक यूनिट सेल हमने यहाँ पे स्पेस पे रख दिया, जस्ट इसी का अपोजिट, अपोजिट मतलब इसके ठीक सामने वाला, तो इसके ठीक सामने वाला आता है ये, और ये कहलाया आपका ईसीसी, या इसी को कहते हैं इन सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जब यानी यूनिट सेल को जब डिवाइड किया गया तो 2 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला रहा सिंपल बेसिक या प्रिमिटिव सेल कहते हैं, सेकंड पार्ट को सेंटर्ड सेल बोला गया। सिंपल बेसिक या प्रिमिटिव सेल क्या थे? तो वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाया आपके सिंपल बेसिक या प्रिमिटिव सेल। अगर दूसरी तरफ बढ़े सेंटर्ड सेल की तरफ, तो क्या है ये सेंटर्ड सेल? सेंटर्ड सेल मतलब वो यूनिट सेल जिसमें घटक कण कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहीं और भी उनके फेस में, उनके अंतर केंद्र में भी प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाए सेंटर्ड सेल। अब ये सेंटर्ड सेल 3 तरीके के होते हैं, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और ईसीसी यानी इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो 3 तरह के ये पाए जाते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है? तो वह यूनिट सेल जैसा इसके नाम में दिख रहा है, वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल यूनिट सेल के अंदर, बिल्कुल अंतर केंद्र में उपस्थित होता है, वो कहलाया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एफसीसी, एफसीसी क्या होते हैं? तो वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी फलकों पे, सभी फेस पे इनके प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। थर्ड में आते हैं यहाँ पे ईसीसी। ईसीसी क्या है? तो वह यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आमने सामने के 2 फलकों पे, या इसे कह लें कि 2 अपोजिट, 2 विपरीत फलकों पे प्रेजेंट हो, वो कहलाए इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये पूरा अंदर प्रेजेंट हुआ मतलब बीसीसी रहा, ये सभी के सभी फेस पे प्रेजेंट रहा है, तो ये कहलाया एफसीसी आपका। और ये जो स्ट्रक्चर रहा ये कहलाया आपका ईसीसी का स्ट्रक्चर।
तो ये यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन रहा। अब आगे देखते हैं क्या ये यूनिट सेल बस ऐसे बन गए या फिर इस यूनिट सेल को क्रिस्टली पैरामीटर्स के आधार पर उनके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया। हाँ, तो बिल्कुल डिवाइड किया गया, बांटा था। ब्रेविस ने बांटा गया इनको 7 अलग अलग क्रिस्टल के आधार पे, 7 ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो क्या है ये 7 ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिस जिक्र करते हैं इनका। तो इनको करते हैं इरेज, देखते हैं क्या होते हैं ये। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो जिक्र करते हैं आपका यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या है ये, इनकी भी बात करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है वो 7 टाइप से इनको डिवाइड किया जा सकता है। 7 टाइप में 7 प्रारूपों में इनको बांटा जा सकता था। क्या क्या प्रारूप थे इनके, कौन कौन से सिस्टम रह सकते थे? तो सबसे पहला जो सिस्टम रहा उसको बोला गया क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम सबसे पहला यूनिट सेल का जो टाइप्स मिला जिनका स्ट्रक्चर बन सकता था वो था क्यूबिक सिस्टम। सेकेंड टर्म की बात कर लें, सेकेंड की तरफ अगर बढ़े तो सेकेंड था आपका टेट्रागोनल सिस्टम। सेकेंड टर्म रहा इनका टेट्रागोनल सिस्टम। थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा जो इनका प्रारूप आया 7 क्रिस्टल सिस्टम का तीसरा प्रारूप जो रहा उसको बोला गया आर्थोहोम्बिक। आर्थोहोम्बिक सिस्टम। चौथे पार्ट की तरफ अगर बढ़े, चौथे की तरफ आए तो चौथा रहा होमोहेड्रल। यानी जो इसका चौथा पार्ट रहा वो रहा आपका होमोहेड्रल सिस्टम। फिर आ जाए पांचवें प्रारूप की तरफ अगर बढ़े तो पांचवा रहा इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका हेक्सागोनल सिस्टम। फिर आगे अगर बढ़ जाए हेक्सागोनल सिस्टम रहा। फिर आगे बढ़ते हैं छठवें प्रारूप की तरफ, तो छठवां होगा आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम। और सातवां प्रारूप कर लें तो वो हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यानी कुल मिलाकर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं। 7 टाइप्स के यूनिट सेल को बनाया जा सकता है। 7 टाइप्स क्या क्या थे? सबसे पहला टाइप क्यूबिक सिस्टम का, सेकेंड टाइप टेट्रागोनल सिस्टम का, थर्ड टाइप हो सकता है आर्थोहोम्बिक सिस्टम, चौथा टाइप हो सकता है होमोहेड्रल सिस्टम, पांचवा टाइप हो सकता है हेक्सागोनल सिस्टम, छठवां टाइप हो सकता है मोनोक्लिनिक सिस्टम और सातवां टाइप हो सकता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यानी कुल मिलाकर 7 टाइप्स के यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं। 7 तरीके से यूनिट सेल का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं और ब्रेविस ने इस 7 तरह के यूनिट सेल को, 7 टाइप्स के स्ट्रक्चर वाले यूनिट सेल को इन्होंने उनके अवयवी कणों के संख्या के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के 3D लैटिस में विभाजित कर दिया, जिसको बोला गया ब्रेविस लैटिस। 14 विभिन्न प्रकार के 14 डिफरेंट टाइप्स के स्पेस लैटिस में इन्होंने इनको बांट दिया, जिनको बोला गया ब्रेविस लैटिस कहा गया। तो चलिए इनको बताते हैं ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिवाइड किया गया। तो इनको बांटा गया एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहला टर्म जो इनको डिवाइड करने का था वो था एज लेंथ कह लीजिए या फिर एक्सियल डिस्टेंस कहिए। तो सबसे पहला जो इनका डिवाइड किया गया एज लेंथ के आधार पे, एज लेंथ क्या थे यानी ए बी सी के आधार पे, और सेकेंड रहा इनका एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल या फिर इंटरफेसियल एंगल। एक्सियल एंगल क्या थे? अल्फा बीटा गामा। क्या होते हैं ये? इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक जो बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। क्या है वो ट्रिक? तो यहां पे आपका ट्रिक है सीटी और मोनोक्लिनिक, सॉरी सीटी और हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक से सीधे पहुंचे ट्राइक्लिनिक।
क्या है इनका छोटा ट्रिक? तो ट्रिक है आपका सिटी और हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक से पहुंच गए ट्राइक्लिनिक। क्रम इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो क्रम है, बिल्कुल ये इस क्रम में होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कैसे? टाइप से इनका सिटी और हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक से चले गए ट्राइक्लिनिक की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने 3 वर्ड तो पहले ही यूज कर लिए, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये सी क्या थे? तो सी का मतलब था क्यूबिक, टी का मतलब था टेट्रागोनल और ओ का मतलब था ऑर्थोहोम्बिक, आर का मतलब होम्बोहेड्रल। 4 टाइप्स ये रहा और 3 टाइप्स आपने खुद ही यूज कर लिया। हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक तक जाना है आपको। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या थे ये। तो पहला लिखेंगे क्यूबिक सिस्टम, दूसरा लिखेंगे इसका टेट्रागोनल सिस्टम, थर्ड लिखेंगे आर्थोहोम्बिक सिस्टम, चौथा लिखेंगे होमोहेड्रल सिस्टम, पांचवा लिखेंगे हेक्सागोनल सिस्टम, छठवां लिखेंगे मोनोक्लिनिक सिस्टम और सातवां लिखेंगे ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इनको डिवाइड किया गया एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पे। तो हमने एक तरफ लिख लिया एज लेंथ और एक तरफ लिख लिया एक्सियल एंगल। सबसे पहले इन 7 प्रारूप में इनको डिवाइड कर लीजिए, इनको रेगुलर क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको? अंतिम चले आते हैं, लिखा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक बहुत ही एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा यूनिट सेल का सिस्टम होगा जिसमें आपको एज लेंथ और एक्सियल एंगल बिल्कुल आपस में सेम नहीं दिखाई देंगी। यानी सबसे खराब सिस्टम अगर कोई रहा तो वो होगा आपका ट्राइक्लिनिक। आप इनको सबसे पहले ही लिख लें। ट्राइक्लिनिक क्या होंगे? तो जिसमें एज लेंथ यानी ए बी सी ये आपस में इक्वल नहीं होते, जिनमें एज लेंथ आपस में इक्वल नहीं होते और इनके एंगल अल्फा बीटा गामा ये भी आपस में इक्वल नहीं होते। यानी सबसे खराब ये होता है। और इक्वल तो नहीं होते लेकिन कोई एंगल भी अकेला 90 डिग्री का नहीं होता। इस तरह का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको कहते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यानी ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या होगा? तो वह यूनिट सेल या ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें एज लेंथ ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होते हैं और उनके एक्सियल डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होते हैं और न तो कोई भी एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो इस तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनको कहते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। बाकी क्या करना है आपको देखते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखिए एज लेंथ में क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि बहुत बढ़िया कंडीशन। सबसे पहला काम आप ए बी सी इन तीनों को कर दीजिए बराबर। सेकेंड काम क्या करेंगे? अब एक एक को करते जाइए कट, क्योंकि वो होंगे नहीं बराबर। तो चलिए अब करते हैं सेकेंड टाइप में एक दूसरे को कट। तो ए और बी तो बराबर हमने दिखा दिया, लेकिन सी वाले को कर देते हैं यहां से कट। तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी के इक्वल नहीं रहते हैं। अब क्या करना है? तीसरी तरफ बढ़े तो तीसरे में आपको तीनों को कर देना है कट। यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और जो काम आपने ऊपर किया वही एक बार दोबारा कर दीजिए। तो दोबारा करने का मतलब क्या है? क्या लिखेंगे हम? एक बार फिर से लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। फिर क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और थर्ड में तो इनको फिर काट देंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सबसे तरह सबसे आसान सबसे इजी आप करना क्या है? आपको सबसे पहले ए बी सी को इक्वल करना है और फिर बारी बारी इस इक्वल को कट करते जाइए। ए और बी इक्वल रहेंगे, यहाँ पे हमने कट कर दिया सी को। तो सी ए और बी इक्वल है लेकिन सी के नहीं है। फिर हमने यहाँ क्या किया? ए और बी भी इक्वल नहीं है, बी और सी भी इक्वल नहीं है, हमने दोनों कट कर दिया। और जो काम हमने ऊपर किया वही काम तो दोबारा कर देते हैं। दोबारा हमने क्या किया? ए बी सी को फिर से इक्वल दिखा दिया। फिर एक बार हमने सी को कैंसिल कर दिया, बी इज नॉट इक्वल टू सी। और अंत में हमने ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी कर दिया। एक तरफ हमने एज लेंथ में ये काम किया और दूसरी तरफ चले आइए तो हम एक्सियल एंगल में कुछ बदलाव कर देते हैं। एक्सियल एंगल कैसे लिखना है आपको? तो एक्सियल एंगल में सबसे पहले इन तीनों के जगह जो आपने शुरू स्टार्टिंग में काम किया उन तीनों में सबसे पहले अल्फा बीटा गामा तीनों को कर दीजिए इक्वल और तीनों को कर दीजिए 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल हैं और तीनों है 90 डिग्री पे। और ये काम करना है आपको 3 बार। हमने लिख दिया अल्फा बीटा गामा ये भी हो गए 90 पे और यहाँ भी लिख दिया हमने अल्फा बीटा गामा ये हैं आपके तीनों एंगल और बिल्कुल इक्वल है और ये हो गए 90 पे। अब क्या करना है आपको? अब इसमें से करना है एक एक खराब, एक को आप कर दीजिए कट यानी चौथे की तरफ बढ़े। तो अल्फा बीटा गामा खैर ये तो इक्वल है बट
90 के नहीं है, लेकिन ये 90 पे नहीं होंगे। और अब आ जाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। इसको थोड़ा सा आपको करना होगा यार, क्योंकि एक तरह का सिस्टम है जिसमें अल्फा और बीटा इक्वल होते हैं, और वो इक्वल भी होते हैं 90 के, लेकिन गामा का जो एंगल होता है वो हो जाता है 120 डिग्री का। गामा का जो एंगल रहता है वो 120 का होता है, जबकि अल्फा और बीटा अभी भी कितने एंगल के होते हैं, 90 के ही होते हैं। और लास्ट वाले पे आ जाइए, तो अब एक कम कर देना है आपको, अब कर देना है कि आपका अल्फा और गामा दोनों हो जाएंगे 90 के, जबकि बीटा कंपैरिजन करिए 90 से नहीं होता है, बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है, और अल्फा और गामा ये दोनों रहते हैं बिल्कुल 90 के इक्वल। तो ये इनका छोटा सा टिप्स रहा। कैसे हमने लिखा एक बार फिर से बताते हैं आपको। सबसे पहले आप इस रेगुलर क्रम को यहाँ नोट करेंगे। किस तरह से करेंगे? आपका क्रम था सीटी और हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक तक। सी क्या है? सी का मतलब था क्यूबिक सिस्टम। टी का मतलब क्या था? टी का मतलब था टेट्रागोनल सिस्टम। ओ का मतलब क्या था? तो आर्थोहोमिक सिस्टम। और आर का मतलब क्या था? तो आर का मतलब था होमोहेड्रल सिस्टम। और बाकी तीन नाम तो आपने पहले ही लिख लिए। तीन नाम में क्या थे? हेक्सागोनल सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ये जो डिवीजन किया जा रहा है ये एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पे किया जा रहा है, यानी क्रिस्टली पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जा रहा है। हमने क्रिस्टली पैरामीटर्स का दो कॉलम बनाया, एक तरफ लिखा एज लेंथ और एक तरफ लिखा एक्सियल एंगल। एज लेंथ में आएगा ए बी सी और एक्सियल एंगल में आएगा अल्फा बीटा गामा। करना क्या था यहाँ पे आपका, देखिए अब लिखेंगे कैसे? तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम सबसे खराब सिस्टम। इस सिस्टम में आपको एबीसी इक्वल नहीं मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं मिलेंगे, और कोई भी एंगल कंपैरिजन होगा एंगल में 90 से, कोई भी एंगल 90 के भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, और बाकी का काम करना क्या है, चलिए आते हैं एज लेंथ की तरफ। एज लेंथ में क्या करना है आपको? तो एज लेंथ में सबसे पहले तीनों एज को बराबर दिखाइए, तीनों लेंथ बराबर दिखा दीजिए, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर देंगे। अब उसके बाद एक को करते जाइए खराब। तो हमने यहाँ पे ए को खराब किया, तो ए इज इक्वल टू बी तो है, लेकिन सी इसके इक्वल नहीं, हमने एक लाइन कट कर दी। दूसरी तरफ हमने बढ़ा ए और बी और सी। अब दोनों, एक तो पहले से कट था, एक और कट कर दिया, तो दोनों कट हो गए। और यही चीज दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोबारा दोहरा देते हैं, मतलब एक बार दोबारा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख दीजिए। एक काट करिए, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, फिर से दोनों कट कर दीजिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब चले आइए इधर, यहाँ जो कंपैरिजन होगा 90 पे होगा। क्या थोड़ा सा बदलाव करना है आपको, 3 बार एक ही चीज लिखनी है। क्या लिखनी है वो? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और वो भी बराबर 90 के। 3 बार ये काम करिए, 3 बार लिखा हमने। अब क्या करिए कि अब एक को करिए खराब। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो है, लेकिन हमने कर दिया एक खराब, मतलब 90 के नहीं है ये। अब उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेशल है हेक्सागोनल सिस्टम, इनको आगे भी पढ़ेंगे। हेक्सागोनल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। हेक्सागोनल सिस्टम क्या है? तो ऐसा सिस्टम है जिसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अल्फा और बीटा दोनों 90 पे तो होते हैं, लेकिन गामा जो होता है 120 पे होता है। कैसे होता है चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे इनका। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है हेक्सागोनल की तरफ आते हैं। यहां से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और यहां से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। चलिए तो देखिए कैसे बनाते हैं ये। यहां से इसको और यहां से इनको चिपका देते हैं, ये इधर चले जाए, इनको इधर कर देते हैं, यहां से ये और यहां से ये, फिर इनको यहां से, और ये होगा। ये हो गया सिस्टम आपका हेक्सागोनल का। तो आपको ये दिख रहा होगा एक एंगल, कोई भी आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो एंगल है
ये 120 डिग्री का दिखाई दे रहा होगा, और बाकी ये और भी तो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो सिस्टम रहा है आपका, ये रहा हेक्सागोनल का ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए बी सी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ए बी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेक्सागोनल में ए और बी तो आपस में इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं रहता है, और अल्फा इज नॉट, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होंगे, लेकिन गामा की जो वैल्यू होती है, अगर ये गामा दिखा दें तो गामा की जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री की हो जाएगी आपको, 120 डिग्री की हो जाएगी। और बचा आपका बस एक, अब कर दीजिए अल्फा और गामा को 90, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 90। तो चलिए ये था आपका क्रिस्टल सिस्टम। कैसे हम इनको प्रिपेयर करेंगे, कैसे इनको हम लर्न करेंगे, अब बारी बारी इनको हम डिफाइन करते हैं, इनकी परिभाषा देते हैं। तो देखिए पहले आते हैं क्यूबिक सिस्टम। क्या होता है क्यूबिक सिस्टम? तो वह यूनिट सेल या ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें एज लेंथ ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होती है, समान होती है, जबकि उनके अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा भी समान और 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है क्यूबिक सिस्टम। यानी हमको एक क्यूबिक सिस्टम बनाना है, क्यूब का निर्माण करना है, जिस क्यूब में उसकी तीनों साइड बिल्कुल सेम रहे और उनके एंगल भी सेम और कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों। इस तरह का जो सिस्टम बनता है उनको कहा जाता है क्यूबिक सिस्टम। सेकेंडली क्या है? टेट्रागोनल सिस्टम। क्या है ये टेट्रागोनल सिस्टम? तो टेट्रागोनल सिस्टम की बात करेंगे तो टेट्रागोनल सिस्टम में आपको दिखाई देगा कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। मतलब इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम जिसमें दो साइड ए और बी तो आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी साइड इन दोनों से डिफरेंट रहती है, जबकि एक्सियल एंगल अभी भी तीनों इक्वल और 90 डिग्री के ही रहते हैं। थर्ड वाले की तरफ बढ़े तो थर्ड लिखा है ऑर्थोहोम्बिक सिस्टम। वह यूनिट सेल या ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें अक्षीय दूरी या एज लेंथ ए बी सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन इनके एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल भी होते हैं और 90 के भी होते हैं। चौथी तरफ बढ़े होमोहेड्रल क्या होते हैं? तो इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए बी सी इक्वल होता है, मतलब तीनों अक्षीय दूरी ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, जबकि उनके एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, वो कहलाएगा होमोहेड्रल सिस्टम। हेक्सागोनल की बात अभी हमने की। हेक्सागोनल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ए बी मतलब अक्षीय लेंथ ए और बी दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन सी तीसरी साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, तीसरी लेंथ जो होती है वो डिफरेंट रहती है, जबकि अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं और गामा की वैल्यू 120 डिग्री की होती है। मोनोक्लिनिक की बात करें तो एक तरह का ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें ए इक्वल टू बी बट सी इक्वल नहीं होता है, यानी ए और बी तो आपस में समान होते हैं, लेकिन तीसरी साइड डिफरेंट हो जाती है, जबकि अल्फा और गामा 90 डिग्री के रहते हैं और बीटा की वैल्यू 90 से कम होकर 90 से डिफरेंट हो जाती है। और अंतिम वाला टर्म जो सबसे खराब है, जिसमें ए बी सी मतलब न तो अक्षीय दूरी बराबर होती है और न तो अक्षीय एंगल बराबर होते हैं, न तो कोई 90 डिग्री का भी होता है, ये कहलाएगा आपका 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम। अब इस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को ब्रेविस ने 14 ब्रेविस लैटिस का नाम दिया, यानी 14 ब्रेविस लैटिस का भी जिक्र उन्होंने किया। 14 ब्रेविस लैटिस क्या थे ये 14 ब्रेविस लैटिस? अब सेंटर्ड सेल का भी जिक्र कर लेते हैं, इनको भी बहुत आसानी से हम लर्न। तो चलिए क्या थे 14 ब्रेविस लैटिस, कैसे इनको लर्न करेंगे? 14 ब्रेविस लैटिस क्या बोला गया? तो 7th क्रिस्टल सिस्टम को उनके यूनिट सेल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके घटक कणों की संख्या के आधार पे 14 डिफरेंट टाइप के 3D लैटिस में डिवाइड किया गया, और उसी 14 डिफरेंट टाइप का 3D लैटिस ही कहलाया 14 ब्रेविस लैटिस। कैसे लर्न करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सेल। सबसे पहला जिक्र कर लेते हैं बेसिक सेल की बात कर लेते हैं, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं, पहले में हमने लिखा बेसिक सेल, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं बीसीसी, तीसरी तरफ दिखा देते हैं यहाँ पे एफसीसी, और चौथे तरफ बढ़ जाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईसीसी, और लास्ट की तरफ छोड़ देते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए यहाँ पे हमने इतना लिखा। स्टार्टिंग की बात करें तो ब्रेविस ने बोला कि जितने बेसिक सेल होते हैं वो 7 डिफरेंट यूनिट सेल के स्ट्रक्चर में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब जो बेसिक सेल होता है वो 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल सिस्टम दिख रहे हैं सबसे बनाया जा सकता है। तो चलिए अगर सबसे बनाया जा सकता है तो सबके सामने कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिक लगा देते हैं, सबके सामने कर देते हैं सही। लेकिन बाकी के लिए क्या था? तो बाकी
बाकी का एक छोटा सा ट्रिक 3 2 4 एंड सेकेंड लास्ट, याद रखिएगा ये जो कोड है 3 2 4 एंड सेकेंड लास्ट, 3 2 4 एंड सेकेंड लास्ट, यानी पहले में आपको 3 सही करने हैं, दूसरे में आपको 2 सही करने हैं, जबकि तीसरे वाले लाइन में तो आपको 4 सही कर देने हैं। बच गया सेकेंड लास्ट, ये है आपका लास्ट। इससे थोड़ा एक ऊपर ये रहा आपका सेकेंड लास्ट, और सेकेंड लास्ट का लास्ट यहाँ पे कर देते हैं ट्रिक। हो गए आपके 14 सिस्टम। देखिए यहाँ पे 7 किए, पहले से थे ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13 और ये हो गए आपके 14। बाकी जो बचते हैं उनको कर दीजिए क्रॉस। इनको हमने कर दिया क्रॉस, हटा देते हैं यहां से। तो अगर ये हो गए क्रॉस, तो ये हो गया आपका 14 ब्रेविस सिस्टम। यानी क्वेश्चन पेपर में आता है, पूछता है कि किसी एक ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए जिसमें हम बेसिक भी बना सकें और सेंटर्ड सेल भी प्रिपेयर कर सकें। तो ऐसा यूनिट सेल मिलेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तीसरा वाला, यानी आर्थोहोम्बिक सिस्टम। आर्थोहोम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बेसिक सेल तो प्रिपेयर हो ही सकते हैं, साथ साथ हम उनका एफसीसी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और ईसीसी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का नाम बताइए जो केवल बेसिक और ईसीसी बनाता हो। तो ऐसा सेल होता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। इस तरह का सिस्टम जिसमें आपको सिंपल बेसिक सेल मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ईसीसी का भी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहे इनके छोटे से ट्रिक, और इनको लर्न करने का बहुत आसान तरीका। आपको करना क्या था, आपको सबसे पहले ये आपका ट्रिक था सिटी और हेक्सागोनल से मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक से गए ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक भैया है बहुत खराब, तो हमने बिल्कुल खराब कर दिया। ए बी सी आपस में इक्वल नहीं रखा और अल्फा बीटा गामा को भी इक्वल नहीं किया, न तो हमने 90 के इक्वल किया। बाकी काम क्या करना था, एज लेंथ में आपको स्टार्टिंग से पहले a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और फिर कर दीजिए खराब, फिर कर दीजिए एक और खराब, उसके बाद यही लाइन फिर से दोहरा दीजिए। इधर आए तो इधर आपको अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री 3 बार लिखने थे, लिखा हमने 3 बार। और अब उसके बाद हम करते हैं एक को खराब, लेकिन दूसरे हेक्सागोनल पे जैसे ही हमने पहुंचा हो गया थोड़ा माथा गड़बड़, यानी हो गया थोड़ा सा सब कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या कि अल्फा और बीटा ये दोनों 90 के तो रहे, लेकिन गामा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। जबकि अब अंतिम पे आ जाते हैं यहाँ पे मोनोक्लिनिक पे, तो अल्फा और गामा 90 रहे, लेकिन ये चले आए बीटा की तरफ, तो ये न तो इनके इक्वल रहा न तो 90 के इक्वल रहा। अब आ जाते हैं इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में कैसे बांटा, 14 ब्रेविस लैटिस में कैसे बांटा गया। तो करना क्या है, आपको लिखना है बेसिक, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, और करना है कोड लर्न 3 2 4 एंड सेकेंड लास्ट। 3 2 4 एंड सेकेंड लास्ट का मतलब क्या है, आपको पहले वाले कॉलम में 3 लाइन, दूसरे वाले कॉलम में 2 लाइन और तीसरे वाले कॉलम में खींचनी है 4 लाइन, और करना है सेकेंड लास्ट। ये है लास्ट, इसके ऊपर आया, हम सेकेंड लास्ट में कर दीजिए यहाँ पे ट्रिक, बाकी सबको कर दीजिए कैंसिल। हो गया आपके 14 सिस्टम। अगर पूछे क्वेश्चन पेपर में किसी ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का जिक्र कीजिए, किसी ऐसे क्रिस्टल सिस्टम से बताइए जो बेसिक भी बनाता हो, बीसीसी भी बनाता हो और एफसीसी बनाता हो, तो इस तरह का क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा बेसिक सिस्टम। चलिए थोड़ा सा कुछ इनके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। क्या होगा इनका एग्जाम्पल, तो पहले आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल का जिक्र कर लेते हैं। क्या होगा पहला एग्जाम्पल, अगर हम बात कर ले सिंपल या बेसिक सेल की, तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl हो जाएगा आपका, ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकेंड के लिए हो जाएगा आपका, तो क्रॉस कर देते हैं TiO2, फिर हो जाएगा आपका SnO2, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं, आर्थोहोम्बिक सिस्टम, इंपॉर्टेंट टर्म था ये, आर्थोहोम्बिक सिस्टम। क्या होते हैं आर्थोहोम्बिक सिस्टम के एग्जाम्पल में अगर हम आ जाए, तो आर्थोहोम्बिक सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CaF2। डायमंड हो जाएगा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, डायमंड यानी हीरा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और अल्फा गंधक, अल्फा गंधक जो होता है वो आर्थोहोम्बिक सिस्टम का एग्जाम्पल है ये। अब आ जाते हैं होमोहेड्रल सिस्टम की तरफ, तो होमोहेड्रल सिस्टम में आ जाएंगे तो CaCO3 कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ पे दूसरा टर्म आ जाइए आप, तो सोडियम नाइट्रेट भी होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे की तरफ अगर हम बढ़ जाए, इसके बाद वाले टर्म की तरफ बढ़े, यानी इसके बाद का टर्म हो जाएगा आपका हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम की तरफ अगर बढ़े तो इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेफाइट। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका
ग्रेफाइट, AgI, ये सब हेक्सागोनल के हो जाएंगे आपके। हेक्सागोनल के बाद आते हैं मोनोक्लिनिक की तरफ। तो मोनोक्लिनिक में अगर पढ़ेंगे तो आएगा आपका CuSO4.2H2O, और यहाँ पे बीटा गंधक, याद रखिएगा यहाँ पे जो बीटा गंधक होता है वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जबकि अल्फा गंधक ऑर्थोहोम्बिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और सबसे अंतिम बात करें तो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्रिस्टल K2Cr2O7, ये आपका मिलेगा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो ये छोटा सा ट्रिक रहा जिसके बेसिस पे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे लर्न करेंगे और फिर होल्टेन ब्रेविस लैटिस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल भी दिखाया आपको। तो ये रहे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल का पूरा क्लासिफिकेशन। अब आइए जिक्र करते हैं कि वास्तव में क्या यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या होती है, यानी किसी यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए करते हैं इनका जिक्र। तो अब इनको करते हैं इरेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यूनिट सेल में कणों के संख्या की गणना। चलिए किसी यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या कितनी होती है, चलिए इनकी गणना करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हैं, कितनी संख्या पाई जाती है। यूनिट सेल में कणों की संख्या की गणना करनी है, यानी कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कितने घटक कण हो सकते हैं, कितने घटक कण प्रेजेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा यूनिट सेल के अंदर 8 कार्नर पे 8 लैटिस पॉइंट्स आपको नजर आए। वो लैटिस पॉइंट्स थे और घटक कणों की एक स्थिति थी। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि वो सभी के सभी घटक कण के पूरे मौजूद कण वहां पे रहते हैं, ऐसा नहीं था। आपने देखा कि जितने भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दिए यूनिट सेल में, उसमें कार्नर 8 आपको नजर आ रहे थे। वो 8 कार्नर जो नजर आ रहे थे वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ आइए तो स्पेस लैटिस में आपने देखा कि इस यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल रिवीजन होता है। यूनिट सेल का त्रिविमीय पुनरावृत्ति होती है और जैसे ही एक यूनिट सेल त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क में रिवाइज होने लगे, कार्नर पे पड़ा हुआ जो कण होगा वो पूरी तरह से अष्टांश में बंट जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल जब रिवीजन होगा तो 8 अंश में वो बटेगा, अष्टांश 8 पार्ट में वो बंट जाता है। तो चलिए बात करते हैं गणना कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो याद रखिएगा यूनिट सेल में जो घटक कण कार्नर पे होता है, क्या वो पूरा का पूरा कण अंदर आया, पूरा का पूरा कण इस रूम के अंदर, पूरा का पूरा कण उस यूनिट सेल के अंदर आया। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हुआ या फिर नहीं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए एक रूम है, अगर उस रूम के ऊपर 2 फ्लोर वाला रूम है, 2 मंजिला रूम है, अगर 2 मंजिला वाले रूम में 1 मंजिला वाले फर्स्ट फ्लोर पे आए और फर्स्ट फ्लोर के पहले वाले कार्बन पे अगर हम नोटिस करें तो अगर पहले वाले कार्बन, जैसे इस ब्लैक बोर्ड का ये वाला कार्बन अगर इस कार्बन के ऊपर एक और यूनिट सेल प्रिपेयर होता, तो इस कार्बन पे अगर हम कोई यूनिट सेल, कोई घटक कण रखते, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखते, तो क्या ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल में आता। एक चीज और, यूनिट सेल के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे उनका शेप स्फेरिकल माना गया, उनका शेप गोलाकार माना गया। तो अगर एक गोले को हम किसी यूनिट सेल में रखें और वो यूनिट सेल 8 पार्ट में बंट के होता हो तो वो पूरी तरह से अष्टांश में बटेगा। यानी अगर हम बात कर लें तो जो कण कार्नर पे होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमने लिखा, जो कण कार्नर पे होते हैं, वो कार्नर वाले जो कण होते हैं उनका योगदान 1/8 का ही होता है। 8 हिस्से में बट जाते हैं, वो 1 बट जाता है 8 हिस्से में। यानी कार्नर के का जो एक कण आपने देखा जो वहां पे स्थित था, वो पूरा एक यूनिट सेल का नहीं था, वो 8 यूनिट सेल में मिला के एक था। 8 यूनिट सेल के कार्नर पे वो प्रेजेंट था, मतलब एक यूनिट सेल में तो उसका 1/8 हिस्सा ही आया। सेकेंड वाले थ्योरम की बात करें तो जो फेस पे होगा वो पूरी तरह से भी अंदर नहीं आएगा। सपोज करिए इस ब्लैक बोर्ड पे हमने एक बड़ा सा गोला ले आके रख दिया, क्या वो इस पे आया? नहीं आया। आधा इधर आया तो आधा उधर चला गया, यानी इनकी जो हिस्सेदारी रही वो 1/2 की ही रही। लेकिन जो बिल्कुल अंतर केंद्र में थे, बिल्कुल बॉडी में थे, बिल्कुल अंदर थे, वो तो 100% पार्टिसिपेट करते हैं, उनका योगदान 1 का होता है।
तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कितने घटक कण पाए जाते हैं, घटक कणों की संख्या कितनी होती है, इनको शो किया जाता है। जेड से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर ले यहाँ पे क्यूबिक सेल की या सिंपल सेल की। यहाँ पे बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। तो अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो आपने पढ़ा कि जो घटक कण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल कार्नर पे। सिंपल बेसिक सेल में घटक कण केवल कार्नर पे पाए जाते हैं। और अगर घटक कण कार्नर पे पाए जाते हैं तो टोटल कितने हुए, तो आपने देखा कि घटक कण कार्नर पे पाए जाते हैं, कुल कार्नर होते हैं 8। अगर टोटल कार्नर 8 होते हैं और एक कार्नर पे 1/8 हिस्सा आया तो 8 कार्बन, 8 कोने पे कितना आया, तो लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। तो सिंपल यूनिट सेल में घटक कणों की संख्या पाई जाती है 1। फर्स्ट स्टैंडर्ड का यूनिट सेल जो होता है उसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अगर बीसीसी का जिक्र कर ले कितना होता है, तो बीसीसी में क्या होता है, घटक कण कार्नर पे तो रहते ही हैं, कार्नर के अलावा और कहां रहते हैं, तो कार्नर के अलावा बिल्कुल इनके अंतर केंद्र पे होते हैं। तो कितने घटक कण हुए इनके, जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो घटक कणों की संख्या अगर देखें तो अगर कार्नर पे है, 8 कार्नर पे प्रेजेंट है तो मिलके हो जाएंगे 1, क्योंकि 8 × 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे 1। अब प्लस एक तो अंदर भी रहता है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2, यानी जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। घटक कणों की संख्या बीसीसी में होती है 2 घटक कण ही रहते हैं। और चले आए एफसीसी की तरफ कि एफसीसी में कितना होगा। तो एफसीसी की तरफ अगर चले आए तो जेड इक्वल टू कार्नर पे कण रहते हैं। कार्नर पे अगर कण प्रेजेंट होंगे, सब में कार्नर पे बिल्कुल रहते हैं। तो अगर कार्नर पे रहते हैं तो आपने देखा 8 कार्नर के मिला के बस 1 हुए, तो हमने लिखा 8 × 1/8 क्योंकि कार्नर पे रहते हैं। लेकिन ये कह रहा है फेस पे भी पाए जाते हैं। और एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं। अगर एक फेस पे 1/2 तो 6 पे कितना हो जाएगा, 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 8 से डिवाइड कर, 8 से 8 काट देंगे तो यहाँ मिला आपका 1। और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 1 और 3 मिलके हो जाते हैं 4। फिर आते हैं यहाँ पे ईसीसी की तरफ बढ़ते हैं। ईसीसी कितना होगा, तो चलिए एक बार ईसीसी का भी जिक्र कर लेते हैं। तो अगर ईसीसी की बात करेंगे आप, तो ईसीसी में क्या होता है, तो घटक कण कार्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल रहेंगे। तो 8 × 1/8 कर देंगे, प्लस 2 फेस पे ही होते हैं, तो 2 फेस पे होते हैं, तो 2 × 1/2, और ये सभी ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका। यानी सिंपल यूनिट सेल में कुल घटक कणों की संख्या बस एक ही होती है। बीसीसी में घटक कणों की टोटल संख्या 2 होती है, जबकि एफसीसी में घटक कणों की संख्या 4 होती है, और ईसीसी में घटक कणों की टोटल संख्या 2 पाई जाती है। ये घटक कणों की संख्या का जिक्र था। निकाला कैसे हमने, तो कारण था इनपे जो कार्नर पे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 1/8 का पार्टिसिपेट करते हैं। जो फेस पे होते हैं 1/2 का करते हैं, और जो बॉडी में होंगे बिल्कुल वो तो 100% योगदान देते हैं। तो अगर इस तरह का है, और तो हमने इनके डिफिनीशन के आधार पे इनको ऐसे निकाल लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे सपोज कर दीजिए, मान लीजिए कह दे कि अगर एक हमने कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड में जो उनके पॉजिटिव आयंस हैं वो बिल्कुल उनके फेस पे हैं, और जो निगेटिव आयंस है वो कार्नर पे हैं, तो बताइए इनका फार्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हमने क्या बोला, क्वेश्चन की बात कही हमने कि अगर सपोज करिए कि एक यूनिट से लिया गया जिसमें कार्नर पे केवल निगेटिव कण थे, कार्नर पर निगेटिव पार्टिकल्स हैं और कार्नर पे है निगेटिव पार्टिकल्स, और कह दे कि इनके फेस पे हैं, फेस पे इनके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो बताइए उनका केमिकल फार्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा उनका। इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है आपको। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कार्नर पे निगेटिव पार्टिकल्स है और फेस पे पॉजिटिव पार्टिकल्स है। तो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन कि कितने नंबर टोटल फेस पे आए और कितने नंबर पॉजिटिव के रहे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कार्नर पे निगेटिव पार्टिकल्स है, तो अगर कार्नर पे निगेटिव पार्टिकल्स है तो आप बताइए एक यूनिट सेल में 8 कार्नर, और आपने देखा कि अगर केवल कार्नर पे है, यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्नर पर निगेटिव पार्टिकल्स की संख्या।
कितने निगेटिव पार्टिकल्स होंगे, तो कार्बन पे निगेटिव पार्टिकल्स की संख्या कितनी आ जाएगी। तो अगर हमको कार्बन पे निगेटिव पार्टिकल्स की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन पे निगेटिव पार्टिकल्स की संख्या अगर मान लीजिए ये कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 8 इंटू 1/8 कर लेंगे, क्योंकि 8 कार्बन और 1 पे अगर 1/8 आया तो 8 पे मिला के हो जाएगा 1। और अगर ये निगेटिव को हम यहाँ पे दिखा दें y से, तो y अगर निगेटिव पार्टिकल्स है तो निगेटिव पार्टिकल्स की संख्या हो जाएगी 1। और अगर हम x को पॉजिटिव कह दें तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या ये कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है फेस पे है और फेस पे 1/2 पार्टिसिपेट करते हैं, तो 6 फेस पे कितने हो गए, तो 6 फेस पे यहां लिखेंगे 6 और इंटू 1/2 यानी हो जाएगा 3। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो आपने देखा कि x की संख्या 3 बार आई और y की संख्या 1 बार आई, तो इसका जो केमिकल फार्मूला हुआ वो x3y हो गया। 3 बार आया x और 1 बार आया y, तो इसका केमिकल फार्मूला हो गया x3y। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। दे देगा ऐसे ही आपको कि कार्बन पे नेगेटिव पार्टिकल्स है और बॉडी में पॉजिटिव पार्टिकल्स है, बताइए उनका केमिकल फार्मूला क्या होगा। अगर ऐसा देता है तो कार्बन पे नेगेटिव है तो याद करिए कार्बन पे नेगेटिव है तो टोटल आया 1, और अगर पॉजिटिव उनके फेस पे आ गए, सभी के सभी फेस पे आ गए, तो वो हो जाएगा, यानी स्ट्रक्चर अगर एफसीसी में रहा तो वो हो जाएगा आपका 3, तो स्ट्रक्चर आएगा, इसका केमिकल फार्मूला आएगा x3y। लेकिन नहीं, अगर उल्टा हुआ, अगर आपसे कह दे कि ये बॉडी सेंटर्ड में है, बीसीसी शेप में है, तो जितना कार्बन पे मिला के होंगे उतना ही बिल्कुल उनके बॉडी में भी होगा, जितनी संख्या पॉजिटिव की होगी उतनी ही संख्या में निगेटिव भी होंगे, तो उनका जो केमिकल फार्मूला आएगा वो दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा, यानी XY हो जाएगा। इसी तरह इसी में पहुंचेंगे। तो ये कुछ इनके कैलकुलेशन के ट्रिक्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, रेडियस कैसे निकाले जाते हैं यूनिट सेल के लिए। तब तक के लिए बाय।